हाँ हाँ, माँ पहुंच गई है आराम से मेरे घर, तू चिंता मत कर। वैसे भी मैं माँ का तुझसे ज्यादा ही ध्यान रखूंगी। ठीक है, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना। अरे हाँ, मैं उनकी बेटी हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। तू अपना और तेरी पत्नी का ध्यान रख बस। ठीक है। किसका फोन था दिव्या? मोहित का फोन था माँ, पूछ रहा था कि तुम अच्छे से यहाँ पहुंच गई कि नहीं। हाँ, उसे मेरी फिक्र हो रही होगी ना, इसलिए। अरे फिक्र किस बात की? तुम अपनी बेटी के घर हो, कुछ दिनों के लिए यहाँ आराम से रहो, आराम करो। हाँ ठीक है, मोहित कह रहा था कि यहाँ घुटनों का अच्छा डॉक्टर है। कह रहा था दीदी को कहना वो तुम्हें ले जाएगी डॉक्टर के पास। हाँ माँ, मैं ले जाऊंगी। मैं कल ही उनसे तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा। जानकी अपनी बेटी दिव्या के घर कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। दिव्या एक खुले विचारों वाली लड़की थी, जिसे पुराने समाज के दोगले नियम पसंद नहीं थे। अरे कविता, आओ आओ, अंदर आओ। हाँ माँ, ये मेरी पड़ोसन है कविता, यहीं पास में ही रहती है। कविता, ये मेरी माँ है, कुछ दिनों के लिए यहाँ मेरे पास रहने आई है। नमस्ते माँ जी। क्या लेकर आई हो तुम? अरे मैंने आज ना कचौरियाँ बनाई थी, आज देखा कि तुम ऑफिस नहीं गई तो सोचा तुम्हें दे आती हूँ। हाँ, मैं अपना कुछ दिन घर से ही काम करूंगी, माँ आई है ना इसलिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम एक बेटी होकर भी माँ की कितनी सेवा कर रही हो। मुझे ना ये बेटा बेटी ऐसी चीजें पसंद ही नहीं है। पता नहीं क्यों लोग बेटा बेटी में फर्क करते हैं। मैं लड़की हूँ फिर भी कमाती हूँ, देखो मेरी माँ का भी ख्याल रख रही हूँ ना। तुम्हें पता है मैं अपने भाई से ज्यादा माँ का ख्याल रखती हूँ। हाँ ये बात तो सही है, आजकल बेटे कहाँ माँ बाप का ख्याल अच्छे से रख पाते हैं। और नहीं तो क्या, आजकल के बेटों को तो बस बीवी मिली तो आसमान में उड़ने लगते हैं, शादी हुई नहीं कि बीवी के गुलाम बन जाते हैं। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन बेटियों को तो माँ बाप की चिंता हमेशा ही रहती है। बेटियों का ना दिल ऐसा ही होता है कि माँ बाप को दुखी नहीं देख सकते। हाँ, अब अपने भाइयों के लिए क्या कहे किसी से। खैर जाने दो, आज ना माँ को वो घुटनों के बड़े डॉक्टर है ना, उनके पास ले जा रही हूँ उनके ट्रीटमेंट के लिए। हाँ हाँ ले जाओ, तुम ना बड़ा पुण्य का काम कर रही हो। क्या तुम भी, चलो बाद में मिलते हैं। देखा माँ कितनी तारीफ कर रही थी मेरी। आजकल बेटों से ज्यादा बेटियां ध्यान रखती है माँ बाप का, लेकिन बेटों को ये बात का कहाँ एहसास होता है भला। खैर छोड़ो, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। ठीक है बेटा। दिव्या के विचार में बेटों से ज्यादा बेटियां माँ बाप का ख्याल रखती हैं, और इसलिए उसे ऐसा लगता था कि उसका भाई भी बस अपनी शादी पे, अपने परिवार पर ध्यान देता है। और ना सिर्फ दिव्या को, लेकिन उसके पति को भी यही लगता था। अरे सुनो ना, ये दवाइयाँ ले आना माँ की, ठीक है? अब मोहित तो अपने परिवार की खिदमत में ही लगा हुआ होगा, वो तो कुछ सुनेगा नहीं। हाँ भाई, अभी अभी तो उसकी शादी हुई है, मौज करेंगे साले साल। क्या मम्मी जी, है ना? लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, हम रखेंगे आपका ख्याल। दिव्या आपकी बेटी होकर इतना करती है, जबकि मोहित नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मोहित भी मेरा उतना ही ख्याल रखता है दामाद जी। अरे मम्मी जी आप भूलिए, आपको मोहित थोड़ा सा प्यार से क्या बात कर लेता है, आप पिघल जाती है। जब मेरी माँ जिंदा थी तो मैं उन्हें पलकों पर बिठा कर रखता था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं और दिव्या है ना, मैं तो कभी बेटा और बेटे में फ़र्क ही नहीं करता, ये मेरी फितरत में ही नहीं है। हाँ, ये बहुत ही खुले विचारों के हैं माँ। देखो, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना, दवाइयाँ ले आना, बाकी चीज़ें भी तो यही कर रहे हैं ना। हाँ मैं मानता हूँ कि लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए आजकल तो कानून भी बेटियों को बराबर का हिस्सा देता है माता पिता की संपत्ति में। अरे हाँ, अच्छा याद करवाया आपने। मोहित अभी पापा की गांव वाली जमीन बेचने वाला है। माँ तुम उसे कह देना कि उसमें मेरा भी बराबर का हिस्सा है, ठीक है? हाँ आजकल तो ऐसा कुछ नहीं कि सारी संपत्ति बेटे को मिले, आजकल तो बेटियां भी जागृत हो गई इन सारी चीज़ों को लेकर। हाँ ठीक है। दिव्या और आकाश के घर दिव्या की सहेली रिया आज आई हुई थी, जिसे वो कॉलेज से जानते थे। तीनों बैठकर बातें कर रहे थे और चाय की चुस्की का मजा भी ले रहे थे। और बता क्या चल रहा है? अरे बस सब कुछ बढ़िया है। तुझे बताया था ना माँ यहाँ आई है, वो अभी अंदर आराम कर रही है। अभी डॉक्टर के पास लेकर गए थे ना मैं और आकाश उन्हें। ये तो बहुत अच्छी बात है, आंटी का ख्याल रखना। अरे वो तो हम रखते ही हैं, वरना हमारे साले साहब का तो क्या कहना, उन्हें तो किसी बात का ध्यान ही कहाँ रहता है। और नहीं तो क्या, जबकि माँ को संभालने की जिम्मेदारी उसकी है, फिर भी देखो मैं यहाँ उनका कितने अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। हाँ क्योंकि हम ये सब भेदभाव में मानते ही नहीं। मेरी और दिव्या की सोच तो काफ़ी आगे इन सब से। हाँ इस बात का बुरा लगता है कि हमारे साले साहब को जो काम करना चाहिए
वो नहीं कर रहे, पर अब किसी को क्या ही कह सकते हैं। हाँ, पर हम बेटियों का भी तो फर्ज है माता पिता की सेवा करना, ये सिर्फ बेटों का काम थोड़ी ना है। वही तो, मैं अपना फर्ज पूरी तरह से निभाती हूँ। मैं तो कभी पीछे नहीं हटती, चाहे मेरा भाई कैसा भी बर्ताव करे। लेकिन तू तो मुझे जानती है मैं कैसी हूँ। मैं ना कभी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ती। हाँ, वो बात सही है। जानकर अच्छा लगा कि तेरी सोच कितनी अच्छी है। हम तो ऐसे ही है, अब हमें पसंद नहीं है यूँ भेदभाव करना। आकाश और दिव्या हमेशा ही खुद को यूं दिखाते थे जैसे वो दोनों बड़े ही सुलझे हुए समझदार व्यक्ति हो, जिन्हें बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जब आज मोहित उनके घर आया अपनी माँ को लेने, तब हकीकत शायद कुछ और ही थी। अरे आगे साले साहब, आप शादी के बाद तो आप बड़े बिजी रहने लगे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस यूं ही। माँ कैसी है? अब उनके घुटनों का दर्द कैसा है? अरे माँ मेरे साथ थी तो ठीक ही होगी ना। मैंने उन्हें डॉक्टर के पास भी दिखा दिया और दवाइयाँ और वो सेक करने वाली मशीन भी दिलवा दी। अब उन्हें काफी राहत है। अरे तू आ गया मोहित। हाँ माँ, आओ तुम यहाँ बैठो। ये लीजिए साले साहब आपका बिल। ये रहे मम्मी जी का डॉक्टर का बिल, दवाइयों का बिल, उनके सेक करने वाली मशीन का बिल, और कुछ भी खर्चे हैं जो मैंने यहाँ लिख दिए है, देख लेना। ठीक है जीजा जी। हाँ बेटा, ये सब तो बेटे का ही फर्ज होता है। बेटा ही तो खर्चा उठाता है माँ बाप का। दिव्या, मोहित को सारे खर्च दे दे, वो पैसे दे देगा, ठीक है। तेरी तो अब शादी हो गई, तू क्यों मेरे खर्चे उठाएगी। तू बेटी है तो क्या हुआ, मैंने तुम दोनों को पढ़ाया है, तू भी कमाती है और मोहित भी। तेरी भी शादी हो चुकी है, मोहित की भी। लेकिन खर्चे तो मोहित को ही उठाने चाहिए। तूने मुझे यहाँ रखा, मेरा ख्याल रखा, ये कोई कम बात थोड़ी ना है, हैं? तुझे पता है, तेरे पापा और मैं भी तेरे जैसे ही थे। कभी लड़के लड़की में भेदभाव नहीं किया। तुझे भी काबिल बनाया और मोहित को भी। तुझे भी कभी जींस और शूज पहनने से नहीं रोका। तुझे भी कभी भी बेटी नहीं समझा। इसीलिए तो तेरी शादी के बाद भी हम तुझे अपना बेटा ही समझते रहे। माँ ये तुम। कुछ नहीं मोहित, मैं कई दिनों से देख रही थी कि दिव्या हर बात पे कह रही थी कि मैं बेटी होकर ये सब कर रही हूँ। माता पिता अपने बच्चों में कभी फर्क नहीं करते, दोनों को एक जैसा प्यार करते हैं, दोनों को एक जैसी परवरिश करते हैं। फिर जब बेटी अगर माता पिता का ख्याल रख भी रही है तो इसमें बड़ी बात क्यों होनी चाहिए। अगर बेटी माँ का खर्चा उठा रही है तो इसमें तारीफ क्यों। सारे फर्ज बेटे ही क्यों निभाए जबकि माँ बाप दोनों के हैं। अगर बेटी का हिस्सा माता पिता की संपत्ति में हो सकता है तो उनकी जिम्मेदारी और खर्चों में क्यों नहीं। क्यों बेटी की लोग तारीफ करने लगते हैं जब वो माता पिता की सेवा करती है, जबकि बेटा ये सब करे तो ये सब उसका फर्ज। माँ वो मैं। ये ले पैसे दिव्या, और शुक्रिया अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए। मैं जिसकी जिम्मेदारी हूँ उसके साथ जा रही हूँ। जानकी की कुछ बातें और सवाल दिव्या और आकाश को जैसे सुई की तरह चुभ गई थी, क्योंकि आज दिव्या को एहसास हुआ था कि सबसे ज्यादा फर्क बेटी और बेटे में उसने खुद ही तो किया था। परिवार नास्तिक है। उसके घर में कोई भी आदमी ना पूजा पाठ करता है ना ही भगवान को मानता है। एक रोज संतोष की कामवाली उससे कहती है, माँ जी, कल से 2 दिन तक मैं नहीं आ पाऊंगी। मुझे शिव जी बारात में जाना है। कल की सुबह मैं अपने भोले के चरणों में जल चढ़ाकर शुरू करना चाहती हूँ। मैंने तो 1 हफ्ते पहले से ही अपने घर में लहसुन प्याज बनाना बंद कर दिया है। शिवरात्रि की तैयारी भी तो करनी है ना मुझे। अरे यह सब कुछ नहीं होता है, हम तो खाते हैं सब। हम तो कोई पूजा पाठ भी नहीं करते। कौन सा हम लोग मर गए। किसी जन्म का पुण्य है जो चल रहा है अब तक। मैं तो नहीं आऊंगी। इतना कहकर कामवाली वहां से चली जाती है। कामवाली के ना आने से घर में बहुत दिक्कत होने लगती है। संतोष इंदर से कहती है, प्रेम की शादी करनी होगी, मुझसे अब काम नहीं होता। और आशमा कॉलेज चली जाती है। वैसे भी वो भी अब कितने दिन रहेगी, कॉलेज पूरा होते ही उसकी भी तो शादी करनी होगी ना। ऐसी बात है तो प्रेम के लिए लड़की देखकर उसकी शादी कर देते हैं। हाँ जी बिल्कुल। इंदर और संतोष प्रेम के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। एक रोज आशमा को लेने प्रेम उसके कॉलेज जाता है। वहीं उसकी नज़र उमा पर पड़ती है और वो उसे भा जाती है। उमा का कॉलेज अब खत्म होने को होता है। तभी आशमा कहती है, भैया क्या देख रहे हैं? वो उमा है मेरी सीनियर और कॉलेज टॉपर भी है।
कितना अच्छा होगा अगर मेरी सीनियर मेरी भाभी बनेगी। हट तू भी ना, चल घर। आशमा घर जाकर संतोष को सब बता देती है और संतोष इंदर के साथ अगले ही दिन उमा के घर प्रेम का रिश्ता लेकर पहुंच जाती है। प्रेम और उसका घर उमा के घर वालों को पसंद आ जाता है और उनके नास्तिक होने के बारे में बिना जाने वो लोग उमा और प्रेम का रिश्ता तय कर देते हैं। 2 महीने बाद लगन आते ही उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होकर उमा प्रेम के घर आ जाती है। अब तो खुश हो ना तुम, तुम्हारा हाथ बटाने के लिए बहू जो आ गई है। हाँ जी बिल्कुल। संतोष के घर का माहौल खुशमयी हो जाता है। अगले दिन उमा जैसे ही उठती है वो नहा धोकर सूरज को जल चढ़ाती है और केला की पूजा कर घर में मंदिर देखने लगती है पूजा करने के लिए। मंदिर नहीं है क्या इस घर में? भगवान की एक भी तस्वीर नजर नहीं आ रही है। ये कैसा घर है? आज तक तो मैंने ऐसा कोई घर देखा ही नहीं। उमा के हाथों में पूजा का लोटा देखकर संतोष कहती है, ये सब क्या करने लगी हो तुम बहू? हमारे घर में कोई पूजा पाठ नहीं करता। अरे ये सबसे कुछ नहीं होता है, ये ना सब टाइम की बर्बादी है। माँ जी ये क्या? भगवान तो हर जगह है, वो कण कण में है। मेरे घर में मंदिर नहीं बनेगा, तुझे जो करना है कर। हमें पूजा करने या उसके बारे में कोई ज्ञान मत देना। उमा को धक्का लग जाता है और वो जमीन में बैठ जाती है। ये क्या हो गया? मैं अपने भोले की पूजा नहीं छोड़ सकती। एक ना एक दिन इस घर में सभी आस्तिक बन जाएंगे। उमा किसी से कुछ नहीं कहती और पूजा की थाली सजाकर अपने घर के सामने शिव मंदिर में पूजा करने चली जाती है। तुम ही अब सब ठीक करोगे भोले। मेरे परिवार की रक्षा करना, इन लोगों को सद्बुद्धि देना। पूजा करके जैसे ही उमा घर लौटती है प्रेम उसे देख लेता है और कहता है, ये सब क्या है उमा? सबसे पहले सुबह सुबह तुम मंदिर चली गई। ये सब मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। मैं भगवान को नहीं मानता। तुम्हें भी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब वहम से जितना दूर रहोगी उतना अच्छा है। सुबह सुबह मेरा मूड ख़राब कर दिया तुमने। प्रेम उमा को सुनाकर चला जाता है। आशमा उमा से कहती है, भाभी, मेरी प्यारी भाभी, आपको इतना अच्छा परिवार मिला है, इतना प्यार करने वाला पति मिला है, इन सबको एंजॉय करो ना। इस पूजा पाठ के चक्कर में पड़कर खुद का नुकसान क्यों कर रही हो? इस पूजा पाठ ने ही मुझे तुम्हारे भैया से मिलवाया। मैंने 16 सोमवार बहुत मन से किए थे। उसी के आशीर्वाद के रूप में भोले बाबा ने मुझे तुम्हारे भैया को पति के रूप में दिया। सच में ऐसा होता है क्या भाभी? जो चाहो वो मिल जाता है क्या? हाँ बिल्कुल। तुम एक बार मेरे भोले में आस्था रखकर तो देखो, तुम्हें भी तुम्हारा मन चाहा वर मिल जाएगा। उमा की बातें सुनकर आशमा के मन में भी आस्था जाग उठती है। प्रेम के डर से उमा सुबह 5 बजे ही नहा धोकर शिव मंदिर के लिए निकल जाती है और दिन भर ओम नमः शिवाय के जाप करती रहती है। दिन बीतने लगते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक रोज़ आशमा उमा से कहती है, भाभी, मैं भी ना 16 सोमवार करना चाहती हूँ। मुझे शिव जी मेरे पसंद का वर देंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, कल ही सोमवार है। तुम सुबह मेरे साथ मंदिर चलना, मैं पूजा की सारी तैयारी कर लूँगी। थैंक यू भाभी। अगले दिन उमा सारी तैयारी कर लेती है और आशमा भी उमा के साथ शिव मंदिर जाकर पूजा करती है और पूरे दिन व्रत करती है। आशमा के घर में सबको जब ये बात पता लगती है कि आशमा ने व्रत रखा है तो वो लोग उमा पर भड़क जाते हैं। मेरी बेटी को भी तुमने इन आडंबरों के झांसे में फंसा दिया। तुम्हें कहा था ना कि हम लोगों को इन सब से दूर रखो। देखो, अगर ज्यादा तुमने ऐसा कुछ किया ना तो तुम्हारे भी पूजा पाठ बंद करवा दूंगी मैं। तभी वहां आशमा आकर कहती है, भाभी ने कुछ नहीं किया, मैंने अपने मन से ही 16 सोमवार का व्रत किया है। उमा के घर का माहौल अब खराब हो जाता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और जैसे ही आशमा का 16 सोमवार का व्रत पूरा होने को होता है, माधव का रिश्ता आशमा के घर चलकर आ जाता है। माधव वही लड़का होता है जिसको आशमा मन ही मन चाहती थी। भाभी सच्ची कहती है, भोले बाबा सबकी सुनते हैं। भगवान शुक्रिया मेरे माधव को मेरा बनाने के लिए। आशमा की आस्था भोले में और भी पक्की हो जाती है और वो आस्तिक बन जाती है। माधव और आशमा की शादी हो जाती है और शादी करके आशमा अपनी ससुराल चली जाती है। दिन बीतने लगते हैं और एक दिन उमा
संतोष, प्रेम और इंदर के साथ घूमने के लिए मनाली जाती है। 4 दिन तो सभी मज़े करते हैं। वहाँ उमा के लिए मंदिर जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए वो उठने के साथ ही होटल के कमरे से ही सूरज को प्रणाम कर शिव जी को याद कर लेती है और मन ही मन उनका मंत्र जाप करती रहती है। चौथे दिन रिटर्निंग के समय प्रेम कहता है, माँ, हमारी ट्रेन मिस हो गई। अब क्या करें? कल तो हमें किसी भी तरह घर पहुंचना होगा। आसमा और माधव जी पहली बार घर आने वाले हैं। ठीक है, तो फिर मैं गाड़ी बुक करता हूँ, उसी से चलते हैं। ये बर्फीले और पहाड़ी रास्ते से कार से जाना खतरे से खाली नहीं है। अरे कुछ नहीं होगा, आप लोग चलने की तैयारी कीजिए। प्रेम गाड़ी बुक करता है और चारों गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। उमा निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करती जाती है। मेरे परिवार की रक्षा करना भोलेनाथ, हमें सुरक्षित घर पहुंचा देना। गाड़ी में प्रेम अंग्रेजी गाने बजाता रहता है और अचानक तेज आंधी और तूफान चलने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं देता और गाड़ी खाई की ओर आधी लटक जाती है। सभी मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं, कोई है? हमारी मदद करो! हेल्प हेल्प! बचो बचो! सभी गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगते हैं। तभी उमा दोनों हाथ जोड़े शिव जी को पुकारने लगती है, हमारी रक्षा करो, ये मेरी नहीं तुम्हारी इम्तिहान की घड़ी है भोले। इतने में ही वो देखते हैं कि कोई आदमी वहां पर आता है और उनकी गाड़ी को खाई से खींचकर ऊपर कर देता है। जैसे ही सभी उस आदमी का धन्यवाद करने को गाड़ी से निकलते हैं तो आदमी गायब हो जाता है। उमा की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहती है, भोले खुद आए थे हमें बचाने, अब तो आप लोगों को भगवान पर विश्वास हो गया ना। सभी की आंखों में पानी भर आता है और वो हर हर महादेव का जयकारा लगाकर घर की ओर निकल जाते हैं। घर पहुंचने के साथ ही संतोष कहती है, अभी शिवलिंग लेकर आ, मेरे घर में विराजमान करेंगे हम। आज भोले की कृपा से ही बचे हैं हम। आज से मेरा पूरा परिवार भोले के शरण में आ गया है। नहा धोकर उमा और संतोष मंदिर सजाती है और सभी मिलकर पूजा करते हैं। अब उमा का ससुराल भी आस्तिक बन जाता है।